हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अभय शर्मा है और आज से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आप सभी का स्वागत है इस अश्योर्ड चैनल पे, जहाँ पे आपको फ्री में जेईई मेंस एडवांस तक के सारे लेवल यहाँ पे कराए जाते हैं विद क्वेश्चंस। तो आज हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर हम बेसिक्स के बारे में फिर नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे। तो मेरे साथ आप भी कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ सॉन्ग की लिरिक्स लिखना चालू कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon and its derivatives. In account of their preparation, uses, properties, nomenclature, reaction, etc. तो क्लियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स की बात करते हैं। तो कार्बन हैव 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से होते हैं? एक 6C12 होता है, एक 6C13 होता है और एक 6C14 होता है। जो ये वाला आइसोटोप होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। और इसका यूज हम करते हैं कार्बन डेटिंग में। यूज इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है तो वो भी हम समझ लेते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग क्या होती है? ये इट इज अ टेक्निक by which we use to identify ages of substance क्लियर बात है। इनसे हम किसी भी सब्सटेंस की एजेस निकाल सकते हैं, जैसे कि जो ओल्ड ट्रीज होते हैं या फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो उनमें हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस से उनकी एजेस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? ये एलोट्रॉप्स यहाँ पे 3 होते हैं कार्बन के लिए। पहला होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका नाम आ चुका है, उसको बोलते हैं बक मिंस्टर फलरीन। तो क्लियर है इतनी बातें हैं। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप ये सब नोट कर लीजिए। सो क्लियर है फ्रेंड्स।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कैसे बॉन्डिंग होती है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे बॉन्डिंग होती है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात यह है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं सिर्फ दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड exist in organic chemistry। ओसी का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें पहला होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अच्छी सिग्मा बॉन्ड, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? तो कैसे बनता है? द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग, उन्हें दोनों शेयर कर रहे हैं, ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पेयर हमेशा दो का होता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से सिग्मा बॉन्ड होता है। और इन मॉलिक्यूलर डायग्राम, जब हम इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएंगे, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, it is denoted by सिंगल डैश, हम इसको डिनोट करते हैं। दूसरा तरीका जो बॉन्ड होता है, जो दूसरा तरीका बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, या फिर इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो यहां पे हम सिंपली लिखेंगे बॉन्ड अदर देन सिग्मा इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और एक और बात हम लिखेंगे यहां पे, इट इज ऑल्सो ए कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर बात है? ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर रफ करते हैं। तो चलिए, आपने लिख लिया होगा। आइए थोड़ा बॉन्डिंग पे हम एक एग्जांपल्स देखते हैं, आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले एग्जांपल हम देखते हैं CH4। इसको वैसे हम मीथेन बोलते हैं, जो कि हम IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। इसमें देखिए, एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, एक हाइड्रोजन इधर होता है, और एक हाइड्रोजन इधर होता है। 4 हाइड्रोजन है, चारों में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। क्या क्लियर बात है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए देखिए, एक और मल्टीपल बॉन्ड पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बारे में हम बात करते हैं।
तो देखिए इसमें एक बॉन्ड ये कैसा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और एक इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी की दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, बाकी की दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। तो सिग्मा कितने हैं इसमें, 2 हैं। एक्चुअली एक सिग्मा यहां पर भी है, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1, 2 और 3, और पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 1 एंड 2, तो 2 इसमें पाई बॉन्ड्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ऐसे फाइंड करते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं। क्लियर बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्बन के बारे में। बेसिकली जो हमारी केस फाइल कोर्ट में चली है वो सिर्फ 6C12 की वजह से ही चली है। हमको इसी के बारे में स्टडी करना है और यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो हमको 6C12 के बारे में पढ़ा, तो अबाउट लिखो यहां पे, अबाउट कार्बन, वो भी कौन सा, स्पेशल कार्बन 6C12। ये जो कार्बन है ये एनवायरनमेंट में इजीली पाया जाता है और सब जगह ये पाया जाता है। 6C12 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 6C12, आई होप 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 1s2 2s2 p2। क्लियर बात है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप कर जाता है, तो यहां पे हम लिखते हैं 1s2 2s1 p3, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप के s में, एक s में यहां, और p में एक खाली, दूसरा ये खाली, तीसरा एक खाली। तो देखिए यहां पर हमको 4 वैकेंट प्लेसेस मिली हैं, और ये भी पता है हमको कि कार्बन शोस टेट्रावैलेंसी, ये सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, उससे ज्यादा ये बॉन्ड्स नहीं बनाते, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यहां से तुम बिल्कुल श्योरली कह सकते हो ये एक्साइटेड स्टेट में कि कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड इन एक्साइटेड स्टेट। यहां पे मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूं, कार्बन फॉर्म्स bonds in excited state। और एक को पॉइंट लिख लीजिए, कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब इट मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या ये बेसिक बात क्लियर है? चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो क्लियर है बात है। अब एक और बात हमको देखनी है, जो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है इसके सिग्मा और पाई दोनों इंक्लूड होता है। जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट, जो हमको बात करनी है, पहले बताइए केस फाइल किस लिए खुली है, 6C12 के लिए खुली है। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट 6C12। हमको 6C12 के बारे में ही स्टडी करना है। ऐसा क्यों करना है? बिकॉज किस वजह से? बिकॉज इट इज अबंडेंट इन नेचर, या फिर अर्थ भी लिख सकते हैं, इन अर्थ। अर्थ में इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम देख सकते हैं सारे सब्सटेंसेस में कार्बन प्रेजेंट होता ही है, इसी वजह से हम इसकी ही बात करते हैं। अब ये अबंडेंट क्यों होता है? ड्यू टू इट्स, किस वजह से? ड्यू टू इट्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी।
which is called catenation. इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। इस कैटिनेशन की वजह से ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन्स बनाते हैं जो कि बहुत रेयरली ब्रेक होते हैं। इसी वजह से इनकी जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम होती है। अब कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। कैटिनेशन द प्रॉपर्टी of an atom of element by which it used to form bond with itself, यानी कि खुद से बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कैटिनेशंस बोलते हैं। ये आइडेंटिकल एटम्स के साथ ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन किस किस में होता है और क्या इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ कैटिनेशन, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है कार्बन में, फिर होती है सिलिकॉन में, फिर होती है ये सल्फर में। ठीक है, तो कार्बन की सबसे ज्यादा लंबी चेन्स बनती हैं और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ये हमारा हॉट सीट पे बैठा हुआ कार्बन है। तो सारी बातें क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इन जो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में कि कार्बन के साथ तो बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन बहुत अलग डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ भी ये बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ करता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एसेट्रा। इन सब के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं स्टेरिक नंबर पे। स्टेरिक नंबर होता क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन ध्यान रखें, यहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात की जाएगी और किसी बॉन्ड की बात नहीं की जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कार्बन बनाता है उसको हम इसका स्टेरिक नंबर बोलते हैं। अब स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो क्लियर बात है स्टेरिक नंबर के बारे में। अब हम कुछ इस पे एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको यूज करना आ जाए कि स्टेरिक नंबर का हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें 4 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो देखिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स में 4 है। और हमने स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन में क्या रिलेशन पढ़ा है, अगर स्टेरिक नंबर 2 होता है इसका मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन का होता है, 3 है तो sp2 और 4 है तो sp3 होता है। क्लियर बात है। अब देखिए जो स्टेरिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं। तो हमारा जो सिग्मा बॉन्ड 4 है इसका मतलब स्टेरिक नंबर 4 है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, C डबल बॉन्ड C H2 और S2 ये लेते हैं। इसको जब एक्सपेंड करें हम तो डबल बॉन्ड C, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। देखिए एक कार्बन पे कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो एक ये है, एक 2, ये तीसरा, एक तो पाई है, पाई को हम स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते। तो इसका स्टेरिक नंबर हमारे पास 3 आ जाता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है
sp2। अगर ये sp2 है तो ये भी sp2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड सिग्मा ये है, दूसरा ये है, और यहाँ पे 2 पाई है, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर हो जाता है 2। तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp, और इसका भी sp हो जाता है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको देखिए जरा, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। C एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C। तो देखिए इस पे कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 and 2। ये तो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इस पे 1, 2 and 3 यानी कि sp2, और ये भी sp2 हो जाएगा। तो क्लियर बात है स्टेरिक नंबर का यूज कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। ये सिंपल कार्बन में हमने निकालने की कोशिश की है, बाकी हम GOC में पढ़ेंगे स्टेरिक नंबर में, और डिटेल्स में हम GOC में कवर करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पाई बॉन्ड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको जो इनऑर्गेनिक का जो पार्ट होता है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आता है, उतना मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा, नोट कीजिए। तो क्लियर है बच्चों, और आगे का टॉपिक देखते हैं हम। तो कुछ इनऑर्गेनिक का हम बेसिक्स देखेंगे। तो चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। मेरे साथ लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। तो हम पहले पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो पैरेलल ओरिएंटेशन होता है, मतलब दोनों जो p ऑर्बिटल्स होती है वो पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल ओरिएंटेशंस ऑफ 2p ऑर्बिटल्स कैसे लिखेंगे, पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2p orbitals of adjacent atom मीन्स दोनों पास पास के जो कार्बन्स होते हैं उनके p ऑर्बिटल्स बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन होती है फॉर प्रॉपर साइड वाइज ओवरलैपिंग, इज नेसेसरी for sidewise overlapping। इस स्टेटमेंट से हमको ये भी पता चलता है कि जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बनते हैं। अब हम इसको डायग्राम ही समझते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, मैंने ये मॉलिक्यूल लिया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि कैसे पाई बॉन्ड बनता है। तो CC मैंने यहाँ पे ले लिया एक, और एक बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, ये सिग्मा बॉन्ड है हमारा, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक p ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, और ये तीसरा p ऑर्बिटल है। ऐसा ही इसमें है p ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये जो p ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, और ये भी हाइड्रोजन का बना लेगा। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन का बना लेगा, और ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है।
बाकी का जो ये वाला p ऑर्बिटल बना है, ये कुछ भी हो सकता है, px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ये क्या करता है, ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इनमें। इनमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस टाइप से। यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बात है। तो हमने ये समझ लिया कि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब एक और बात होती है कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ही बनता है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दूंगा कि ऑल बॉन्ड्स आर sp2 hybridized except pi bond. Pi bond exists in unhybrid orbital. क्या बात क्लियर है। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहता है, बाकी के जितने भी है वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप यहां से देख भी सकते हैं स्टेरिक नंबर से, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर बात है। ओके, आप लिखिए, उस पर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ चुका है कि किस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हुआ और किस टाइप से पाई ऑर्बिटल यहाँ पे, पाई बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है। तो आइए हम एक और बार देखते हैं इस डायग्राम को और थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि C डबल बॉन्ड C है, ये एक p ऑर्बिटल है, ये एक दूसरा p ऑर्बिटल है और ये तीसरा p ऑर्बिटल है। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर एक p ऑर्बिटल है, यहाँ पे दूसरा p ऑर्बिटल है और यहाँ पर एक तीसरा p ऑर्बिटल है। तो देखिए जो ये कोई सा भी एक p ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये फोर्थ हाइड्रोजन यहाँ पे कवर कर लिया था। अब जो दोनों p ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर म्यूचुअली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, द p orbitals are mutually parallel and perpendicular to the plane of molecule। जो p ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स के परपेंडिकुलर हैं। यहां पर हम ये भी देख सकते हैं जो C डबल बॉन्ड C है ये बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये हम स्टेरिक नंबर से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड होता है इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। जैसे रोटेशन की हम बात करते हैं, ये टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का है, लेकिन कुछ बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं कि रोटेशन ऑफ CH2 यूनिट विद रिस्पेक्ट टू अदर यूनिट क्या हो जाता है, जब p ऑर्बिटल मैक्सिमम ओवरलैपिंग में होता है तो इसका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। मींस जो ये C डबल बॉन्ड C जो यूनिट है ये कभी रोटेट ही नहीं करती, ऐसे ट्विस्ट नहीं हो पाती, अदरवाइज पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्लियर बात है। इसका मतलब जो इसके सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन हैं, सिर्फ यही रोटेशन दिखाते हैं जो कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है? इतना नोट डाउन कीजिए। तो मैं यहां पे नोट डाउन भी कर देता हूं कि रोटेशन ऑफ
वन CH2 यूनिट, ठीक है, हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू अनादर यूनिट विथ मैक्सिमम overlapping of p orbital is quite not possible. क्या बात क्लियर है? तो इनमें रोटेशंस नहीं होते। रोटेशन अबाउट, तो यहां पे हम लिख देंगे कि रोटेशन अबाउट जो C डबल बॉन्ड C है इज रेस्ट्रिक्टेड। इसके अबाउट रोटेशन इस मॉलिक्यूल्स में नहीं होते। क्या बात क्लियर है? ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। तो हमने डबल बॉन्ड की बात कर ली है, अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम अल्काइन बोलते हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, वही हम पुराना डायग्राम फिर बनाएंगे। कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक कार्बन है, इसमें भी p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल, इसमें भी तीन p ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर बात है? तो एक p ऑर्बिटल चला जाता है, एक p ऑर्बिटल चला जाता है हाइड्रोजन के लिए। अब क्या होता है, जैसे कि ये इसके साथ ओवरलैपिंग करता है और ये इसके साथ ओवरलैपिंग करता है, सेम टू सेम यहाँ पे होता है। तो मतलब जो ये और ये एक ही p ऑर्बिटल है, मतलब इसमें रोटेट होते हैं इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक पाई बॉन्ड बनाता है और ये दूसरा पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है C ट्रिपल बॉन्ड C और हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोजन इधर। यहाँ पे हम स्टेट नंबर से बोल सकते हैं कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्या बात क्लियर है? तो इस टाइप से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होता है। और जो इसकी ज्योमेट्री होती है ये लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल होता है। sp की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है और sp2 की जो हमने पिछले केस में देखी उसकी प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ट्रायंगुलर प्लेनर आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, क्लियर बात है? इसमें रोटेशन होता ही नहीं है, नो रोटेशन। एक ही मॉलिक्यूल है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि इसमें रोटेशन हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसी में यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं होता है। क्लियर बात है? नोट डाउन कीजिए। फ्रेंड्स, जो इसमें पाई बॉन्ड बनता है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। जो हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जो ये पाई बॉन्ड्स बने हैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनते हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है। अब देखते हैं पाई बॉन्ड की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं कंपाउंड्स के अंदर। तो देखो, जैसे हमने देखा कि C डबल बॉन्ड C H2 और H2 में देखा। जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो उसको मैं ऑर्बिटल वाला डायग्राम बनाता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर से ओवरलैप हुआ और ये नीचे से ओवरलैप हुआ। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, वो भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो क्या होता है, जो ये इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये कैसे होते हैं, ये अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं। क्या होता है, ऐसे अपना कार्बन, ये हमारा एक प्लेन है, मान लीजिए ऐसा प्लेन है, तो एक क्लाउड ऊपर होगा और एक क्लाउड नीचे होगा, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। सो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड of the pi bond is located above and below the plane of bonding atom। क्लियर बात है, तो मैं कंक्लूड कर देता हूं, the electron charge cloud of pi bond is located above and below the plane of molecule। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि हम रिएक्शन के टाइम पढ़ेंगे। अब देखिए, जो पाई बॉन्ड होता है उसकी वजह से एक और इंपॉर्टेंस आ जाती है कंपाउंड्स में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं रिएजेंट के लिए अटैकिंग करने के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स help for reagents to attack easily। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिएजेंट के पास आएंगे, क्लियर बात है, तो आप नोट कीजिए। यहां पर एक और पॉइंट लिखते हैं, जैसे पाई बॉन्ड प्रोवाइड्स मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स फॉर रिएजेंट्स एक मोस्ट रिएक्टिव सेंटर प्रोवाइड करता है पाई बॉन्ड, जिससे रिएजेंट्स आके इस पे अटैक कर ले हैं, ठीक है। और ये सेंटर्स कहाँ होते हैं, इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। तो बात क्लियर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हमने अल्कीन के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्काइन में कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनते हैं। तो देखिए, अल्काइंस में C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो इसके बारे में देखते हैं कैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन और कार्बन हमने ले लिया है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बाकी के इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बचते हैं, px, py, pz, यहां पर भी अब इनमें से एक ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन ले जाता है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ले जाता है, बाकी के दो हमारे पास बचे हैं। तो दो हमको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होता है, जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है ये बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत ही अमेजिंग बनता है। किस टाइप से बनता है, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है हम जानते हैं कि px, p by pz these three all are mutually perpendicular to each other। तो इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बनेंगे वो भी परपेंडिकुलर ही बनेंगे। जैसे कि मान लिया अगर px का इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ये बना है, तो जो pz का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कैसा बनेगा,
ये एक फ्रंट की साइड बनेगा और एक ही इसके पीछे बैक साइड में बनेगा। मतलब मान लीजिए मेरा सिग्मा बॉन्ड है, तो हम px क्लाउड ऐसा बना है और ऐसा बना है, तो pz क्लाउड कैसा बना होगा, इस टाइप से बना होगा, एक आगे और एक पीछे। तो इस टाइप से चारों तरफ से ये बिल्कुल कवर रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा बॉन्ड के साथ। क्लियर है? तो मतलब इसका तो जो सेंटर है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिंग होगा, मींस इस पे रिएजेंट बहुत जल्दी अटैक करेंगे, बहुत बहुत फास्टली इस पे रिएजेंट अटैक करेंगे। क्लियर बात है? तो ये जो टॉपिक है बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। हम इस टॉपिक को ब्रीफली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। क्लियर बात है? तो आज का जो टॉपिक है मैं बाइंड अप यहीं पे करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात है? तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।